Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on money market and FEMA Foreign Exchange Management Act. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारा फेस्टिवल ऑफर चल रहा है. यू विल बी एबल टू गेट 80% डिस्काउंट, 80% ऑफ ऑन ऑल पैक्स. You have to use the code. What is the code for that? The code is FEST80. You have to use this code and you will be able to get 80% off on all our packs. So take the benefit of the offer. तो अभी स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं रिलेटिंग टू व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज कॉल मार्केट, नोटिस मार्केट, टर्म मनी. ठीक है, इनके रिलेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एंड उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. सो हियर इज मनी मार्केट. मनी मार्केट बेसिकली मनी मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड की जाएंगी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉर्मली वो टाइम पीरियड कितना रहता है आपका 1 ईयर. जब लॉन्गर पीरियड रहेगा तो कैपिटल मार्केट में आपकी ट्रेडिंग रहती है एंड शॉर्टर पीरियड के लिए जब भी आपने ट्रेड करना है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, देन मनी मार्केट इज बेस्ट. ठीक है, मनी मार्केट बेसिकली रेफर टू अ सेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड. मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल. अभी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो डील होते हैं मनी मार्केट में. मनी मार्केट में आपका रहेगा ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. नो डाउट ये जो ट्रेजरी बिल्स क्या रहते हैं आपके, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हम आगे डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर डिस्कशन रहेगी, क्वेश्चंस भी रहेंगे इनके रिलेशन में. फॉर द टाइम बिंग आप बस अभी यही ध्यान में रखिएगा कि मनी मार्केट में आपके कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. एंड नॉर्मली ये जो सारे हैं इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो विद इन कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इनमें क्या है, ट्रेडिंग रहती है. इट इज यूज्ड बाय मेनी पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग कंपनीज टू रेज फंड्स बाय सेलिंग कमर्शियल पेपर इन द मार्केट. In Indian money market, Reserve Bank of India play the central role as it regulate and control money market. तो मैंने आपको जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था रेगुलेशन के रिलेशन में, तब हमने डिस्कस किया था कि जो आपका मनी मार्केट है, मनी मार्केट के ऊपर रेगुलेशंस किसकी रहती है, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फ्रेम करते हैं इन रिलेशन टू मनी मार्केट. दे आर फ्रेम बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू, अच्छा अगर मैं कैपिटल मार्केट की यहाँ पे बात करूँ तो कैपिटल मार्केट के जो रेगुलेशंस रहती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती हैं, दे आर हैंडल्ड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Then next is relating to what is call money, what is notice money and what is term money. So call money, notice money and term money market are sub market of Indian money market. Getting my point? ये आपका किसका पार्ट है? They are part of money market. These refer to the market for a very short term fund. मतलब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मनी मार्केट का पार्ट नहीं है. आपको ऑप्शन दे देंगे, मान लो कॉल मनी लिखा है वहां पे, नोटिस मनी लिखा है, टर्म मनी लिखा है एंड ऑप्शन डी लिखा है नन ऑफ द अबव. सो वो केस में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉल मनी है, नोटिस मनी है, टर्म मनी है, दे आर पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ योर इंडियन मनी मार्केट. ठीक है, ओके. तो नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू कॉल मनी रेफर्स टू व्हाट, कि किसको आप बोलोगे कि आपका कॉल मनी का पार्ट है, या आपका नोटिस मनी का पार्ट है, या आपका टर्म मनी का पार्ट है. तो जब भी आपने बोरो की मनी या फिर लेंड की मनी कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर 1 डे, ओवरनाइट बेसिस के ऊपर अगर मनी बोरो की जा रही है या लेंड की जा रही है, दैट मनी इज नोन एज कॉल मनी. नोटिस मनी रेफर टू द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर 2 to 14 डेज. जब मनी बोरो की गई 2 से 14 दिनों के लिए, वो आपकी मनी कौन सी मनी कहलाएगी, नोटिस मनी. देन थर्ड इज रिलेटिंग टू टर्म मनी.
टर्म मनी रेफर्स टू बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 14 डेज, या मैं ऐसा बोल लूँ 15 डेज से लेके 1 ईयर तक अगर आप बोरो कर रहे हो देन दैट इज पार्ट ऑफ टर्म मनी, ठीक है। नोटिस मनी इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट नोटिस मनी, तो नोटिस मनी लिखा हो या शॉर्ट नोटिस मनी लिखा हो, वन एंड दी सेम थिंग। तो जो चीज आपने ध्यान में रखनी है ये स्लाइड में, दैट इज कॉल मनी फॉर 1 डे, नोटिस मनी फॉर 2 to 14 डेज, जब आपने लेंड की या आपने बोरो की या लेंड की फॉर 2 to 14 डेज, देन दैट मनी इज नोन एज नोटिस मनी। एंड टर्म मनी इज व्हेन lending and borrowing is for more than 14 days but less than 1 year, ठीक है। तो वो आपका कौन सा रहेगा, दैट इज नोन एज अ टर्म मनी। तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके रिलेशन में। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स फॉर 1 डे और ओवरनाइट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड रिजर्व मनी, इट इज कॉल्ड टर्म मनी, it is called notice money and call money. So what will be the correct answer for this question? मैंने आपको बताया जब भी मनी आपने एक दिन के लिए बोरो कर रहे हो या लेंड कर रहे हो, ओवरनाइट भी आप इसको बोल सकते हो, दैट मनी इज नोन एज कॉल मनी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट इज द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स फॉर 2 to 14 days इज कॉल्ड व्हाट? अगर 2 से 14 दिनों के लिए लोन लिया जा रहा है या बोरो कर रहे हो या लेंड कर रहे हो, तो दैट मनी इज नोन एज व्हाट? दैट मनी इज नोन एज नोटिस मनी, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट नोटिस मनी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकेंड। देन नेक्स्ट इज द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स फॉर 15 days to 1 year इज कॉल्ड व्हाट? 15 days to 1 year बोल लीजिए, या 14 दिनों के बाद अगर 14 दिन का पीरियड एक्सीडिंग 14 डेज, ठीक है, एक्सीडिंग 14 डेज या 15 डेज से लेके 1 ईयर तक के लिए अगर आप लोन ले रहे हो या लेंड कर रहे हो, देन दैट मनी इज नोन एज व्हाट? देन दैट मनी इज नोन एज टर्म मनी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड। आई होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो यहाँ पे, व्हाट इज कॉल मनी, व्हाट इज नोटिस मनी और शॉर्ट नोटिस मनी एंड टर्म मनी। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट बैंक आर परमिटेड टू लेंड इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। जैसे मान लो अगर एक बैंक लेंड कर रहा है, 2 बैंक्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, इंटर बैंक यहाँ पे क्या रहेगी, लेंडिंग एंड बोरोइंग रहती है आपका इन केस ऑफ कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी, ठीक है। मान लो कोई ए बैंक है एंड कोई बी बैंक है। ए बैंक ने अगर लेंड करना है, यहाँ पे रिसीव की बात नहीं हो रही, यहाँ बोरोइंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लेंडिंग की बात हो रही है। तो दोनों ही केसेस में क्या है, प्रोविजन अलग है। अगर आप बोरो कर रहे हो तब वो प्रोविजन अलग रहेंगी, अगर आप लेंड कर रहे हो तो वो केस में आपकी प्रोविजन डिफरेंट रहेंगी। तो यहाँ पे लेंडिंग की बात हो रही है इन केस ऑफ लेंड। तो जो बैंक ने लेंड करना है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो कितना अमाउंट लेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉल एंड नोटिस मनी, तो वो कर सकते हैं 25% ऑफ कैपिटल फंड। आई होप सो कैपिटल फंड इज क्लियर टू यू। कैपिटल फंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो होगा लेंडिंग बैंक का, उसका 25%, इससे ज्यादा वो लेंड नहीं कर सकते। ये लेंडिंग की केस की मैं बात कर रही हूँ, इससे ज्यादा वो लेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर बात करूं फोर्टनाइट बेसिस के ऊपर, ऑन अ पर्टिकुलर डेट दैट परसेंटेज इज गोइंग टू बी 50%। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कितनी रहेगी इन केस ऑफ लैंडिंग, दैट इज 25% ऑफ कैपिटल फंड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दिस इज ऑप्शन ए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। The government securities that are identified based on coupon and date of maturity are called what? तो गवर्नमेंट ने जब भी बोरो करना है ना, जनरल पब्लिक से पैसा बोरो करना है, तो वो बोरो कर सकते हैं ट्रेजरी फॉर्म के रिलेशन में, कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, या मैं बात करूं गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। एंड इनका जो मेच्योरिटी पीरियड रहता है आई गेस अप टू 30 ईयर्स तक रहता है। तो 1 ईयर से 30 ईयर्स तक का इनका मेच्योरिटी टाइम पीरियड रहता है।
with the help of these negotiable instrument, government can borrow funds from the public. So government securities that are identified based on coupon and date of maturity are called what? Are called dated securities. ठीक है? What are treasury bills, cash management bills? We will discuss further. ठीक है? Option C will be the correct answer for question 5th. Next is, तो थोड़ा सा भी देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है क्या, फेमा है क्या. वैसे हमने LRAB में इसको कवर किया है, LRAB का भी आपका ये टॉपिक था. तो यहाँ पे अगर ये टॉपिक हम कंसीडर कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप भी रिकॉल कर पाओगे वो सारी चीज़ों को. तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका कब इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में? फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000. ठीक है. टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, फेमा डिफाइन सर्टन टर्म. जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो कौन सी है आपकी? एक तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, सेकंड योर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आपका सेक्शन 6 कवर करता है एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आपका सेक्शन 5 कवर करता है. ये दो बातों को पहले ध्यान में रखिएगा. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बेसिकली कौन सी ट्रांजेक्शन रहती हैं? वन दैट एल्टर एसेट और लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया or asset or liability in India of a person resident outside India. Let's understand with the help of an example. जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, ये इंडिया में रहते हैं, या आप इसको PRI भी बोल सकते हो, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है. ये जो पर्सन है, मान लो इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंड ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनका इम्पैक्ट पड़ा एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, दैट आर हेल्ड इन फॉरेन कंट्री, या बोल दो अब्रॉड में. ठीक है. इस तरीके की जो आपकी ट्रांजेक्शन्स रहेंगी दे आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. यहीं पे अगर इसको सेकंड पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मान लो कोई पर्सन है, ही इज लिविंग आउटसाइड इंडिया, या वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, या मैं इसको बोल दूं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. ठीक है. इन्होंने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन की जिनका इफेक्ट पड़ा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो कहाँ है? इंडिया में. तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स रहती हैं इनको आप बोलते हो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके की जो आपकी ट्रांजेक्शन्स रहती हैं दे आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. अभी यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको पता है आपका बैलेंस शीट की आइटम्स रहती हैं. एसेट्स कौन से? जैसे आप दैट विल हेल्प यू टू जनरेट इनकम फॉर मोर देन 1 ईयर, है ना, लॉन्गर पीरियड के लिए आप उनसे क्या हो, इनकम जनरेट करोगे. लाइबिलिटीज आपने जैसे मान लो बोरो कर रखा है, फंड्स बोरो कर रखे हैं, आपने पेमेंट करनी है उनको, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटीज. तो अगर किसी पर्सन ने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन की, मान लो कोई चीज़ परचेज की या सेल की, ठीक है, वो रिलेशन में अगर कोई ट्रांजेक्शन की जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? जिसका इफेक्ट पड़ा आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर जो फॉरेन कंट्री में है. इस तरीके की जो आपकी ट्रांजेक्शन्स रहेंगी दैट ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. सेम सेकंड पर्सपेक्टिव में भी अगर पर्सन बाहर रहते हैं, उन्होंने वहां पे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की जिनका इम्पैक्ट पड़ा एसेट एंड लाइबिलिटी जो कि उन्होंने इंडिया के अंदर होल्ड करके रखी हैं. ठीक है. तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स रहेंगी दे आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. ठीक है. सेकेंड इज रिलेटिंग टू करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बेसिकली कौन सी रहती हैं? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अगर मैं सिंपल बोलूँ ना, तो जो भी ट्रांजेक्शन आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं रहेंगी ना, वो आपका करंट अकाउंट का पार्ट रहेंगी. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी कंपनी के शेयर में, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अमेरिकन कंपनी से. तो ये अमेरिकन कंपनी है, उनकी कंपनी के शेयर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है. तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखी ना इन्होंने ये शेयर्स में, दैट पर्सन इज लिविंग इन इंडिया.
ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स के ऊपर, इसको इनको डिविडेंड भी तो मिलेगा ना, जो भी टाइम पीरियड होगा ईयरली बेसिस के ऊपर या जो भी टाइम पीरियड होगा उसके ऊपर इनको डिविडेंड भी मिलेगा। जो ये डिविडेंड रिसीव करेंगे, या अगर मान लो किसी को कोई चीज इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। आई होप सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल द थिंग इज क्लियर टू यू। सेक्शन कौन सा है आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का? सेक्शन 5। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का आपका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6 ऑफ विच एक्ट? ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।